हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल द एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिशन अफेयर्स। और आज का जो सेशन है वो होने वाला है मई के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उसको लेकर। ऑलरेडी हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये 4 मंथ कवर कर चुके हैं दो दो पार्ट्स में, और उसी तरह हम इस मंथ को भी कवर कर लेंगे दो पार्ट्स में। तो ये पार्ट 1 है और इसमें 50 क्वेश्चन है, लगभग के एग्जैक्टली 50 क्वेश्चन है। और दूसरा पार्ट भी जल्दी आएगा, उसमें भी लगभग 40-50 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से हम इस मंथ को कवर करेंगे, राइट। तो इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं पहले प्रश्न के साथ और जल्दी से 50 क्वेश्चन खत्म करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, रिसेंटली द इंटरनेशनल वर्कर्स और लेबर डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन डेश मई 2023। ठीक है, तो पूछना चाह रहा है अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है या अंतरराष्ट्रीय लेबर दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछना चाह रहा है। तो मई की शुरुआत ही होती है किससे? इंटरनेशनल वर्कर्स डे और लेबर डे से। तो मई की शुरुआत अगर बात कर रहे हैं तो 01 मई, राइट, 1 मई को मनाते हैं इंटरनेशनल लेबर डे और वर्कर्स डे, राइट। तो आंसर क्या हो गया? 1 मई। अच्छा, इसको ऑल्सो कॉल्ड एज, ये जो लेबर डे है या फिर वर्कर्स डे है, इसको मे डे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मे डे कब सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको समझ जाना है कि इंटरनेशनल वर्कर्स डे या फिर लेबर डे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 1 मई, तीनों का आंसर 1 ही मई होगा। वर्कर्स डे पूछ लिया जाए, लेबर डे पूछ लिया जाए या मे डे पूछ लिया जाए, ठीक है, 1 मई को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कुछ और इंपॉर्टेंट डेज हैं और इनकी थीम्स भी हैं, ठीक है, साथ में। तो 1 मई को हम लेबर डे तो मनाते ही हैं, लेबर डे या फिर वर्कर्स डे तो मनाते ही हैं। उसके साथ में महाराष्ट्र और गुजरात का भी फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 को, राइट। तो 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात का भी फॉर्मेशन हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो जो मराठी बोलते थे उनके लिए महाराष्ट्र बना दिया गया, जो गुजराती बोलते थे उनके लिए गुजरात बना दिया गया। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, कब आया था? 1956 में आया था। उसके चलते जो है बाउंड्रीज तय की गई, जो भी भाषा के आधार पर जो राज्य बनने थे उनकी बाउंड्रीज तय की गई, और 1960 में सेपरेट स्टेट बना दिया गया महाराष्ट्र और गुजरात को, राइट। बाकी और भी हैं। 3 मई को मनाते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, इसकी थीम भी है। 7 मई को मनाते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को मनाते हैं रेड क्रॉस डे, राइट। और 11 मई को मनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 12 मई को मनाते हैं इंटरनेशनल नर्सेज डे। और इनकी थीम्स भी हैं येलो हाईलाइटेड, राइट। तो जितनी भी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो लिखना चाहो तो आप लिख लो। ठीक, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया रैंक डैश इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 रिलीज्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। प्रश्न पूछना चाह रहा है कि इंडिया ने अभी क्या रैंक हासिल की है, किसमें? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो कि हर साल निकाला जाता है। और ये किसके द्वारा ये इंडेक्स निकाला गया है, पब्लिश किया गया है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इन्होंने ये इंडेक्स जारी किया है। इसमें इंडिया की रैंक क्या रही ये बतानी है। तो इंडिया की जो रैंक रही है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में वो रही है 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, राइट। तो 180 कंट्रीज का सर्वे किया गया और उसमें भारत की जो रैंक रही है वो रही है 161वीं। अब ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है क्या? जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो फ्री मीडिया होता है, जो प्रेस होता है, ठीक है, ऑल्सो नोन एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र का, राइट। तो फ्री मीडिया होना जरूरी है। तो ये सर्वे किया जाता है कि किस देश में मीडिया जो है किसी भी प्रेशर में नहीं है, ठीक है, उनके जो राइट्स हैं वो उनके पास हैं, उनको बोलने की आजादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, उनके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल पावर या फिर इकोनॉमिक पावर डोमिनेट नहीं कर रही है, राइट, उनको बोलने का पूरा अधिकार है। तो इस तरह सर्वे किया गया और जो भारत की रैंक है वो है 161। अच्छा, टॉप 3 की अगर बात करें, तो वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा, NID। N फॉर क्या है? नॉर्वे। I फॉर क्या है? आइसलैंड। और D फॉर क्या है? डेनमार्क। तो ये हैं टॉप 3 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, राइट। नॉर्वे, आइसलैंड और डेनमार्क। इंडिया की क्या रैंक है? 161, ये भी याद रखना है। टॉप पूछा जाए तो नॉर्वे। आगे बढ़ते हैं। Recently, the 5th Global Ayurveda Festival 2023 was held in।
तो अभी 5वां संस्करण है किस चीज का, ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल का। ये कहां पर आयोजित हुआ है ये बताना है। तो ये जो ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल है, इसकी जो थीम है, पहले तो ये जान लो कि इसकी थीम क्या है, इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड रीसर्जेंट आयुर्वेदा। और जो फेस्टिवल है ये मनाया गया है कहां पर, ये मनाया गया है तिरुवनंतपुरम में। अब आप बताओ तिरुवनंतपुरम कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ केरला। तो ठीक है, तो ये जो फेस्टिवल है ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल है, ये कहाँ मनाया गया है, केरला में मनाया गया, और केरला में भी कहाँ मनाया गया है, कैपिटल में तिरुवनंतपुरम में, राइट। अच्छा, उद्देश्य क्या रहा होगा, जो भी हेल्थ चैलेंजेस हैं उसको हम आयुर्वेदा से कैसे सही कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है, राइट। तो क्या उपचार हो सकते हैं जो हम हेल्थ चैलेंजेस से जूझ रहे हैं अभी हमारे कंट्री में, जितने भी मतलब स्वास्थ्य को लेकर चुनौतियां हैं, उनको हम कैसे आयुर्वेद से पूरा कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो उसको लेकर ये फेस्टिवल मनाया जाता है, और कहां मनाया गया है, केरला में। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु बिकेम द न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर। तो अभी नए सीईओ कौन बनाए गए हैं ट्विटर के, ये बताना है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ट्विटर के कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाई गई हैं लिंडा याकारिनो, राइट। नई सीईओ हैं ये ट्विटर की। अच्छा, ऑप्शंस की अगर बात करें तो ये हैं फाउंडर जैक डॉर्से जो हैं, ये हैं ट्विटर के फाउंडर। और ट्विटर वाज फाउंडेड इन 2006 में ही खोजा गया था बाय जैक डॉर्से। और एलन मस्क इसके नए मालिक हैं, ओनर हैं, राइट। ये भी याद रखना है, ठीक। अभी हाल ही में न्यूज में आपने सुना भी होगा, अगर चर्चा में रहा, कि एलन मस्क ने ट्विटर को ओवरटेक कर लिया, कंपनी को ले लिया, राइट। तो एलन मस्क है मालिक, और सीईओ कौन नई बन गई है, लिंडा याकारिनो, ट्विटर की। और फाउंडेशन कब हुआ था इसका, 2006 में। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली विच पोर्ट वन द अवार्ड फॉर द बेस्ट पोर्ट 2022 टू 2023 एट सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड्स 2023। तो अभी सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड्स जो है बांटे गए, या फिर कह सकते हो अवार्ड फंक्शन हुआ इस नाम से। और बताना है इसमें बेस्ट पोर्ट का खिताब किसको मिला है। तो बेस्ट पोर्ट का खिताब मिला है, ये एक उड़ीसा का पोर्ट है, ठीक है। ऑप्शंस में से ढूंढो कि उड़ीसा का पोर्ट कौन सा है। कोचीन पोर्ट, पारादीप पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कोलकाता पोर्ट। कोलकाता तो होगा नहीं, राइट। कोचीन भी नहीं होगा, जवाहरलाल नेहरू और पारादीप पोर्ट बताना है। तो पारादीप पोर्ट है उड़ीसा में, ठीक है। तो आंसर क्या है, पारादीप पोर्ट। बेस्ट पोर्ट का अवार्ड मिला है सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड्स में। अच्छा, ये सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड है ये जो SSS अवार्ड्स हैं, ये किसके द्वारा बांटे गए हैं, तो ये बांटे गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, वाटरवेज एंड पोर्ट्स, राइट। ये जो मंत्रालय है शिपिंग, वाटरवेज और पोर्ट्स को लेकर, इनके द्वारा ये अवार्ड फंक्शन आयोजित किया गया और अवार्ड्स दिए गए। अच्छा, ये किसके अंडर में आती है ये बताना है। तो ये जो मिनिस्ट्री है, ये इसके हेड कौन है, सरबनंदा सोनोवाल जी, राइट। ये है मिनिस्टर ऑफ शिपिंग, पोर्ट एंड वाटरवेज। अच्छा, इनके पास और कोई भी मंत्रालय है क्या, तो इनके पास आयुष मंत्रालय भी है, राइट। आयुष मिनिस्ट्री के भी हेड यही है, शरबनंद सोनोवाल, ठीक है जी। तो पारादीप पोर्ट है बेस्ट पोर्ट, ठीक है। और सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड्स ये बाय द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, वाटरवेज एंड पोर्ट्स। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इस अवार्ड फंक्शंस के चलते हरित सागर नाम की गाइडलाइंस भी जारी की गई है। हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, तो ये हरित सागर नाम की, हरित सागर ये याद रखना है बस इतना। हरित सागर मीनिंग क्या हो गया, ग्रीन ओशन, राइट। तो ग्रीन ओशन से समझ आ रहा है कि कैसे हम कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं, या कैसे हम वातावरण को अच्छा कर सकते हैं, अगर हम पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, राइट। कैसे हम एनवायरमेंट फ्रेंडली बना सकते हैं अपने पोर्ट्स को, राइट, और कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं। ये उद्देश्य है हरित सागर का। गाइडलाइंस कुछ इस तरह की जारी की गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, पोर्ट्स एंड वाटरवेज, राइट। तो ये भी पूछा जा सकता है, हरित सागर नाम की जो गाइडलाइंस हैं वो किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च की गई हैं या फिर अनाउंस की गई हैं, तो ये भी जानना जरूरी है कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, वाटरवेज या पोर्ट्स, राइट।
तो बेस्ट पोर्ट कौन सा है? पारादीप पोर्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली द फर्स्ट एडिशन ऑफ एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज AIME 2023 वाज हेल्ड। तो ये पहला संस्करण है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। किसका? एक नौसेना अभ्यास है जिसका नाम है एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज AIME 2023। बताना है कहां पर ये आयोजित हुई थी, पहला संस्करण एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज का। तो ये जो पहला संस्करण है एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये हुआ है सिंगापुर में। और सिंगापुर में भी कहां पर? साउथ चाइना सी में, राइट। साउथ चाइना सी में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। इस पहले संस्करण में इंडिया की तरफ से INS सतपुरा ने पार्ट लिया है, राइट। ये भी याद रखना है। इंडियन नेवल शिप सतपुरा ने इसमें पार्ट लिया है, जो ये नेवल एक्सरसाइज है या मैरीटाइम एक्सरसाइज है एशियन इंडिया नाम की। सिंगापुर में हुई है, साउथ चाइना सी में। पहला संस्करण है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु बिकेम द न्यू डायरेक्टर ऑफ CBI? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए डायरेक्टर कौन बना दिए गए, ये बताना है। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए डायरेक्टर बनाए गए हैं प्रवीण सूद जी। CBI की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर, राइट। और अच्छा, इसके एस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें तो CBI कितने अल्फाबेट से मिलकर बना है? 3 अल्फाबेट से। 3 दूनी 6, 1963, राइट। तो एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है CBI का, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का? 1963 में। हेडक्वार्टर कहां है? न्यू दिल्ली में। नए डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? प्रवीण सूद जी। आगे बढ़ा जाए। और इसका मोटो क्या रहता है CBI का? ये यहां पे लिखा भी हुआ है, अगर आप फोटो में देखो, ये इस लोगो में, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट रेल केबल ब्रिज नेम्ड अंजी खाद ब्रिज वाज इनॉग्रेटेड इन। भारत का पहला रेल केबल ब्रिज है। केबल ब्रिज तो पहले भी हैं भारत में, लेकिन ये रेल केबल ब्रिज है। भारत का पहला रेल केबल ब्रिज, केबल के सहारे रेल को बिछाया गया जहां से ट्रेन गुजरेगी, राइट। और इस केबल ब्रिज का नाम भी, इस रेल केबल ब्रिज का नाम क्या रखा गया है? अंजी खाद ब्रिज। बताना है ये कहां पर इसका उद्घाटन हुआ है। तो जो अंजी खाद नाम का ब्रिज है, ये उद्घाटन इसका हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, राइट। और ये किस रिवर के ऊपर बना है? ओवर रिवर चेनाब, ठीक। तो ये चेनाब रिवर के ऊपर बनाया गया है अंजी खाद ब्रिज। भारत का पहला रेल केबल ब्रिज है, ये याद रखना है। अच्छा, इसके अगर लिंक की बात करें तो ये होता है USB, उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला लिंक, राइट। बारामूला, तो उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला जोड़ने का काम करेगी ये रेल केबल ब्रिज। अच्छा, इस रेल केबल ब्रिज की अगर बात करें तो ये जो इसकी लेंथ है ना, इस ब्रिज की जो लेंथ है, फुल लेंथ की अगर बात करें तो ये है 725 मीटर्स की। और अगर केबल वाले पोर्शंस की बात करें, ये जो केबल का जितना इतना पोर्शन है, तो ये है 473 मीटर्स का, ठीक। तो केबल वाला पोर्शन है 473 मीटर्स का, और जो फुल लेंथ है इस ब्रिज का वो है 725 मीटर्स का, राइट। और अगर केबल्स की बात करें तो इसमें 96 केबल्स यूज हुई है, ये भी याद रखना है, ठीक। तो जो अंजी खाद नाम का ब्रिज है, भारत का पहला रेल केबल ब्रिज, कहां पर बनाया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में, ओवर रिवर चेनाब। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इंडिया सेकेंड लिथियम डिपॉजिट आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर वॉज डिस्कवर्ड। अभी हमने फेब में शायद पढ़ा था कि भारत का पहला लिथियम रिजर्व खोजा गया, और वो कहां खोजा गया था? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर के बाद भारत का दूसरा लिथियम रिजर्व खोजा गया है, और वो कहां खोजा गया है? राजस्थान, राइट। राजस्थान में भी कहां पर? देगाना डिस्ट्रिक्ट में। जम्मू एंड कश्मीर में कहां खोजा गया था? रियासी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है जी। लिथियम के बारे में जो पूछा जाता है तो ये बिलोंग करता है, अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें, S ब्लॉक को। S ब्लॉक एल्कली मेटल है ये। कई बार ये पूछा जाता है, ऑप्शंस में डाल दिया जाता है, उसमें बताना होता है कि S ब्लॉक या एल्कली मेटल इनमें से कौन है। तो लिथियम एक S ब्लॉक एल्कली मेटल है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर की अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर होता है 3 लिथियम का, राइट। और लिथियम का क्या इसमें फायदा क्या है? जैसे कि हम मतलब रिजर्व मिलने का फायदा क्या है? तो हमारी जो डिपेंडेंसी है
लिथियम को लेकर, बाहर से इंपोर्ट को लेकर कि बाहर से मंगवाना पड़ेगा लिथियम, वो कहीं ना कहीं अब हमें फायदा होगा, हमारे पास खुद का लिथियम रिजर्व होगा। और जैसा इस समय समय चल रहा है ईवी का, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, ठीक है, जीरो कार्बन एमिशन का, जहां पे बैटरी का, सोलर पैनल्स का यूज होना है, और ये इन सब में यूज होता है लिथियम, तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे भारत के लिए, राइट। तो ये दूसरा रिजर्व कहाँ खोजा गया है? राजस्थान में। पहला कहाँ खोजा गया था? जम्मू एंड कश्मीर में। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली विच प्लेयर बिकेम द फास्टेस्ट टू हिट 50 रन इन आईपीएल हिस्ट्री? तो कौन जो खिलाड़ी है सबसे तेज 50 रन मारने वाला बन चुका है आईपीएल इतिहास में? इंडियन प्रीमियर लीग की अगर बात करें, टेस्ट मैच या ओडीआई की बात नहीं हो रही, इंडियन प्रीमियर लीग की बात हो रही है। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 50 रन मारने वाले खिलाड़ी जो बन चुके हैं वो है यशस्वी जायसवाल जी। पहले थे केएल राहुल और पैट क्यूमिन दोनों, इनका नाम अब भूल जाइए। इन्होंने 14 बॉल्स में 50 रन बनाए थे। जो नया रिकॉर्ड है वो है 13 बॉल्स का, 13 बॉल में 50 रन बना दिए गए। ठीक है जी। और जो यशस्वी जायसवाल जी हैं, ये राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं आईपीएल में। ठीक, तो अगर टीम पूछी जाए तो राजस्थान रॉयल्स। यशस्वी जायसवाल, नया 50 रन का रिकॉर्ड है 13 बॉल में। आईपीएल की बात हो रही है, ओडीआई और टेस्ट की बात नहीं हो रही है। ये इनकी तस्वीर। आगे बढ़ा जाए तो आंसर क्या है? यशस्वी जायसवाल। कंफ्यूज मत होइएगा, केएल राहुल और पैट क्यूमिन सब रिकॉर्ड में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन? तो अभी एटॉमिक एनर्जी आयोग के नए चेयरमैन कौन बना दिए गए ये बताना है। तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं वो हैं अजीत कुमार मोहंती जी। अब इस आयोग की बात करें तो इस आयोग का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है वो कब हुआ है? 1948 में। 1948 में ही WHO का भी एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, तो इसके थ्रू हम याद रख सकते हैं, आसान रहेगा याद रखना। अच्छा, इस एटॉमिक एनर्जी कमीशन की अगर बात करें तो जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होंगे, ठीक है, जैसे कि मतलब जितने भी रिसर्च होंगे या इनोवेशंस होंगे किसको लेके? एटॉमिक या न्यूक्लियर पावर को लेके, वो कौन जो है हेड करेगा या कौन गवर्न करेगा? तो ये कमीशन गवर्न करेगा उसको, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एक बार न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई थी। कब हुई थी? भारत की पहली जो न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई थी वो हुई थी 1974 में। ठीक, और वो किसने करवाई थी? एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने, वो उसके अंडर में हुई थी, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंडर में हुई थी 1974 में, राइट। और ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ऑपरेशन, इस ऑपरेशन का नाम क्या था और कहां हुई थी? ये पोखरण में, पोखरण में हुई थी। और इसका क्या नाम रखा गया था? ऑपरेशन बुद्धा, राइट। पहली न्यूक्लियर टेस्टिंग थी ये 1974 में, राइट। ऑपरेशन बुद्धा नाम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने बताया। ठीक, पोखरण में हुई थी। इसी तरह 1998 में दूसरी टेस्टिंग हुई और इसका नाम रखा गया है ऑपरेशन शक्ति, न्यूक्लियर टेस्टिंग का, राइट। ठीक है जी। 1974 में पहली न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की, एटम बॉम्ब की जो टेस्टिंग होती है उसकी हुई 1974 में। कहां पर हुई? पोखरण में। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन बुद्धा, राइट। और 1998 में ऑपरेशन शक्ति दूसरी जो टेस्टिंग हुई है वो भी पोखरण में ही हुई है, राइट, पोखरण राजस्थान, और इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो चेयरमैन है वो बनाए गए हैं अजीत कुमार मोहंती जी। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली द 35th कॉर्पेट मैरीटाइम एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो अभी जो 35वां संस्करण है किसका? कॉर्पेट मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक, एक नौसेना अभ्यास है और एक कॉर्पेट का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग। तो ये जो कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग नाम की जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है, किसके किसके बीच में होती है? इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है, राइट। और ये इस बार कहां पर हुई है? अंडमान सी में हुई है। ठीक है जी। थाईलैंड की अगर कैपिटल की बात करें तो क्या है थाईलैंड की कैपिटल? बैंकॉक। पूछा जाता है, रीजनिंग में भी पूछ लिया जाता है कभी कभार। ठीक है,
अच्छा, कॉर्पेट की अगर बात करें 35वां संस्करण है। इतने ज्यादा संस्करण कैसे हो गए? तो ये बाइनियल इवेंट है, राइट। साल में 2 बार ये एक्सरसाइज होती है, राइट। और 2005 से चली आ रही है, सिंस 2005। ठीक, साल में 2 बार हो रही है 2005 से। और आज 35वां संस्करण मतलब हुआ है 2023 में इसका, बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड, कॉर्पेट मैरीटाइम एक्सरसाइज, याद रखना है। कहां पर हुई है? अंडमान सी में। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च्ड स्कूल हेल्थ प्रोग्राम? तो अभी किस स्टेट ने, किस राज्य ने लॉन्च किया है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम? ठीक है, जो स्कूल में स्टूडेंट्स को लेकर, हेल्थ को लेकर प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है, किस राज्य ने लॉन्च करा है ये प्रोग्राम, ये बताना है। तो यहां से पिक्चर से पता चल गया होगा का, ये है योगी आदित्यनाथ जी और ये है सीएम कहां के? उत्तर प्रदेश के, राइट। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां गवर्नर कौन है? तो उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी, राइट। ये हैं उत्तर प्रदेश की गवर्नर और सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। तो इस स्टेट में लॉन्च हुआ है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, राइट। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली द 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2023 वाज हेल्ड। तो ये 6वां संस्करण है किसका? इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का 2023 का। बताना है कहां पे आयोजित हुआ है। तो जो 6वां संस्करण है ये हो कब से रही है कॉन्फ्रेंस? पहले तो ये पता होना चाहिए। मतलब अगर 6वां संस्करण है तो आसी पास में ये शुरू हुई होगी। तो ये हो रही है सिंस 2016 से। और ये 2023 का ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हुआ है बांग्लादेश में, वो भी बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में, राइट। याद रखना है 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2023 जो हुई है कहां पे हुई है? बांग्लादेश में हुई है, राइट। बांग्लादेश में ढाका में। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो है इसमें एक विजन दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, सागर नाम का। ठीक है जी, ये सागर नाम का जो विजन है ये क्या बताता है, ये बताना है। इसका कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक। तो ये सागर नाम का विजन बताता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है जी, तो सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, राइट। ये भी पूछा जा सकता है। तो ये भारत की तरफ से मोदी जी द्वारा जो है ये एक विजन दिया गया कि ये विजन या थीम बोल सकते हो कि ये इस कॉन्फ्रेंस की थीम या विजन हो सकता है, ठीक। कि भारत के जो उद्देश्य है इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का वो ये है सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अच्छा, इस बार की जो कॉन्फ्रेंस की जो थीम रही है वो ये है, ठीक है जी। 6th ओशन कॉन्फ्रेंस, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की जो थीम रही है वो है पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप। 3P से याद रख सकते हैं, ठीक है जी। पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर, ये है थीम, ठीक। कहां पर आयोजित हुई है? बांग्लादेश में। कब से चल रही है? 2016 से। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द न्यू आईसीसी ग्लोबल स्पॉन्सर? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए ग्लोबल स्पॉन्सर कौन बन गए हैं ये बताना है, ठीक है जी। तो पहले था भारत पे और अब जो नया ग्लोबल स्पॉन्सर है आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, वो कौन है? मास्टर कार्ड, ठीक है जी। तो ये मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है ये बता दीजिए। तो मास्टर कार्ड के सीईओ हैं माइकल माइबैक, राइट। ये है सीईओ, पूछा जाता है। माइकल माइबैक हैं इसके सीईओ मास्टर कार्ड के, ठीक है। आईसीसी की बात करें, आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दुबई में, ठीक है। अच्छा, चेयरमैन कौन है? आईसीसी के चेयरमैन कौन है? तो ये हैं ग्रेग बार्कले हैं, ठीक है जी। अच्छा, सीईओ कौन है आईसीसी के? जियोफ एलरडाइस है। ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले और सीईओ है जियोफ एलरडाइस,
राइट। जियोफ एलाइडाइस है सीईओ, चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले। हेडक्वार्टर कहाँ है आईसीसी का? दुबई में। तो नए जो ग्लोबल स्पॉन्सर बन चुके हैं आईसीसी के, कौन बने हैं? मास्टर कार्ड बन चुका है, राइट। जितने भी इवेंट्स होंगे उसको स्पॉन्सर, आईसीसी के जितने भी इवेंट्स होंगे उसको स्पॉन्सर कौन करेगा? मास्टर कार्ड करेगा। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली हु वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड? तो अभी किसको नवाजा गया है, या किसको सम्मानित किया है, किससे? भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से, राइट। तो यहां फोटो से आप समझ ही गए होंगे। तो ये हैं योगी आदित्यनाथ जी, सीएम ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश, राइट। किस लिए दिया गया है? फियर फ्री यूपी एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करने के लिए, क्राइम को कम करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, फियर फ्री यूपी बनाने के लिए, राइट। योगी आदित्यनाथ जी को ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु वन द बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 मेंस टाइटल? तो अभी हाल ही में एक इवेंट हुआ है, बैडमिंटन इवेंट, जिसका नाम है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023। बताना है मेंस टाइटल किसने जीता है इसमें। तो जो मेंस टाइटल जीता है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 का, ये है एंथनी जिंटिंग, राइट। ये है इंडोनेशिया के खिलाड़ी। किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? इंडोनेशिया को। अगर विमेन कैटेगरी की बात करें, ये तो मेन टाइटल हो गया, ठीक है। हो सकता है विमेन कैटेगरी में पूछ लिया जाए, तो विमेन कैटेगरी में विजेता है ताई जू यिंग, ये है विमेन कैटेगरी में, ठीक है। ये भी विजेता है, ये भी याद रखना है, राइट। और ये है इनकी तस्वीर, ये है ताई जू यिंग, और ये ताइवान को बिलोंग करती हैं। अच्छा, इंडिया के लिए भी खुशखबरी है कि इंडिया ने डबल्स में गोल्ड जीता है, ठीक। तो ये डबल्स की टीम है सात्विक साईराज, ये है सात्विक साईराज है, और ये है चिराग शेट्टी। ये जो हमारी इंडियन डबल्स टीम है, इन्होंने गोल्ड जीता है, इन दोनों ने, राइट। डबल्स टीम ने गोल्ड जीता है, ठीक है जी। अच्छा, ये इवेंट हुआ कहां पर था? तो ये जो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप हुई है, ये हुई है दुबई, यूएई में, ठीक है जी। तो ये जो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप हुई है 2023 की, कहां हुई है? दुबई, यूएई में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली एएसआई डिक्लेयर्ड टुंगना टेम्पल एज न्यू नेशनल मॉन्यूमेंट इन। अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया, घोषित किया है टुंगना टेम्पल को एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया, ठीक है इसको। तो बताना ये टुंगना टेम्पल है कहां पर? तो ये टुंगना टेम्पल है रुद्रप्रयाग में। ये इसकी फोटो भी लगी हुई है इस टेम्पल की, रुद्रप्रयाग, ठीक है जी। आपको लोकेशन देख के समझ आ रहा होगा कि ये कहां पर है। तो ऑप्शंस में ये है उत्तराखंड में, राइट। टुंगना टेम्पल जो है वो कहां पर है? उत्तराखंड में, जिसको एएसआई ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया है अभी हाल ही में। अच्छा, एएसआई की बात करें, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है भाई? 1861 में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और अक्सर पूछा गया है, और कई बार पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा, कि इसकी खोज किसने की थी? तो उस समय के गवर्नर जनरल थे 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम। ऐसे ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस गवर्नर जनरल ने इसको खोजा था ब्रिटिश शासन में, ठीक है। तो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी खोज की थी एएसआई की, राइट। काम क्या रहता है एएसआई का? जितने भी हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं या स्मारक है, उनको संरक्षित रखना, राइट। जितनी भी बिल्डिंग्स हैं हिस्टोरिकल, उनको, उनका केयर करना, उनको कंजर्व रखना। अच्छा, अब अभी यही फर्स्ट डीजी थे जब इनने खोज की थी, तो ये फर्स्ट डीजी थे उस समय एएसआई के। अभी करंट में जो डीजी हैं, जो हेड हैं, वो हैं वी विद्यावती। स्पेलिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो इग्नोर करना, लेकिन अभी डीजी कौन है? वी विद्यावती, एएसआई के, राइट। और एस्टेब्लिशमेंट या फाउंडेशन कब हुआ इसका? 1861 में। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली हु वन द 17th वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप? अभी 17वीं वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती है, ये बताना है। तो ये जो 17वीं वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हुई है, ये कहां पर हुई है पहले तो ये बताना है। ये हुई है अस्ताना, कजाकिस्तान में, ठीक है। अस्ताना कजाकिस्तान में ये इवेंट हुआ। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का 17वां एडिशन है, 17वां संस्करण है। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप, चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप, कोई चाइनीज प्लेयर जीता है, और वो चाइनीज प्लेयर है डिंग लेरेन, ठीक है। चाइना को बिलोंग करते हैं ये,
और पहली बार चाइना किसी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को जीत रहा है, और ये 17वां एडिशन है। डिंग लेरेन जीते इसे। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु बिकेम द फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 टू 2023? कौन बन चुका है फोर्ब्स का हाईएस्ट पेड एथलीट? फोर्ब्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो किसने सबसे ज्यादा धन कमाया है इस 2022 से लेकर 2023 तक की अगर बात करें, 1 मई 2022 से लेकर 1 मई 2023 तक, तो ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने 136 मिलियन डॉलर कमाए हैं इस एक साल में। ठीक है जी, 136 मिलियन डॉलर कमाए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, और इसी के साथ ये फोर्ब्स के हाईएस्ट पेड एथलीट हैं 2022-23 की अगर बात करें। टॉप 3 है ये ऑर्डर, CR7, लियोनेल मेसी और कैलिन मबाप्पे, राइट। ये है टॉप 3। आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो हाईएस्ट पेड एथलीट कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ गुच्ची? तो पहले इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं गुच्ची के, वो भी भारतीय हैं, कौन बनाएंगे ये बताना है। तो ऑप्शन आप देख लो, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा। तो ये जो गुच्ची एक फैशन ब्रांड है, ठीक है, इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं वो है आलिया भट्ट। ठीक है, इससे पहले एक और भी फैशन ब्रांड है, उसकी जो हमारी भारतीय अभिनेत्री हैं उसका भी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, और वो है दीपिका पादुकोण, लेकिन ये बनी थी लुई विटॉन की, ठीक है, एलवी की, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एलवी की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण बनी थी, और अब जो गुच्ची की बनी है वो है आलिया भट्ट। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली विच एयरपोर्ट बिकेम द इंडियाज फर्स्ट टू हैव फ्री रीडिंग लॉन्च? अभी हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट बन चुका है जहां पर भारत का पहला फ्री रीडिंग लॉन्च होगा? फ्री रीडिंग लॉन्च होगा, राइट, कि मतलब अब जो ट्रैवलर्स आते हैं एयरपोर्ट में, वेटिंग लॉन्च में वेट करने की बजाय वो रीडिंग लॉन्च में भी जा सकते हैं और फ्री में वहां पे बुक्स पढ़ सकते हैं, जिनको भी पढ़ने का शौक है, राइट। तो वो एयरपोर्ट है कौन सा जहां पर ये पहला फ्री रीडिंग लॉन्च लगाया गया है, यह आयोजित किया गया है? तो वो है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये एयरपोर्ट कहां पर है? वाराणसी में, राइट। एनबीटी की बात करें तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर, और एजुकेशन मिनिस्टर कौन है बताइए? तो ये हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, राइट, ये हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर। अच्छा, इनके पास और कोई मंत्रालय है क्या धर्मेंद्र प्रधान जी के पास? तो वो है स्किल डेवलपमेंट का और एंटरप्रेन्योरशिप का। ठीक, ऐसे याद रखना है, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का और एजुकेशन, ये 3 मंत्रालय हैं धर्मेंद्र प्रधान जी के पास। एनबीटी की बात करें तो इसका एस्टैब्लिशमेंट नेशनल बुक ट्रस्ट, ठीक है, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? 1957 में। ठीक है, और इसके हेड कौन है? तो ये हैं गोविंद प्रसाद शर्मा जी। ठीक है जी, एक मिनट सही से लिख देते हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट के जो हेड हैं वो हैं गोविंद प्रसाद शर्मा, राइट, ये है एनबीटी के हेड। तो एनबीटी ने ही ये फ्री रीडिंग लॉन्च लगाया, जो कि भारत का पहला है किसी एयरपोर्ट में, और ये किस एयरपोर्ट में है? लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहां पे है? वाराणसी में। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली अ साइक्लोन नेम्ड मोचा वाज रिपोर्टेड इन, अभी हाल ही में एक साइक्लोन जिसका नाम है मोचा कहां पर रिपोर्ट किया गया ये बताना है। तो मैप से आप देख के समझ जाओगे ये एरिया कौन सा है, ये एरिया है बे ऑफ बंगाल का। ठीक है, तो ये जो मोचा नाम का साइक्लोन है ये बे ऑफ बंगाल में अभी रिपोर्ट किया गया था हाल ही में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली हु बिकेम द 17th कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड? ठीक है, तो 17वें कमांडर इन चीफ बने हैं किस कमांड के? अंडमान एंड निकोबार कमांड के। ये भारत की इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली, पहली और इकलौती थिएटर कमांड है। ठीक है जी, और इसको कमांड कौन करेंगे?
साजू बालकृष्णन, ठीक है, 17th कमांडर इन चीफ बने हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के। अच्छा, अंडमान एंड निकोबार की अगर बात की जाए, अंडमान निकोबार की बात की जाए तो इसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, जो अंडमान और निकोबार को अलग कौन करता है, तो ये करता है 10 डिग्री चैनल, ये भी याद रखना है, ठीक है। अक्सर बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जा चुका है काफी बार और आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक। तो अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल, और ये बे ऑफ बंगाल में पड़ते हैं, ठीक है, दोनों अंडमान और निकोबार। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट है रिसेंटली हु वाज ऑनर्ड विद लॉरेस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023। अभी किसको सम्मानित किया गया है लॉरेस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 से? तो एल फॉर लॉरेस है, एल फॉर लियोनेल मेसी है, ठीक है, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, ये अर्जेंटीना के कैप्टन है, और इनको सम्मानित किया गया किससे? लॉरेस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, ठीक, 2023। आगे बढ़ते हैं, रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च द इंडिया फर्स्ट स्टेट रोबोटिक फ्रेमवर्क। किस स्टेट ने लॉन्च किया है भारत का पहला स्टेट रोबोटिक फ्रेमवर्क? ठीक है, तो भारत का कौन सा स्टेट है जो चाहता है कि वो भारत को लीड करे रोबोटिक्स में, ठीक है, आगे लेकर जाए, कौन सा ऐसा राज्य है? तो उसको लेकर रोबोटिक फ्रेमवर्क जारी किए हैं, गाइडलाइन कह लो या पॉलिसीज कह लो, ठीक है। तो ये है तेलंगाना स्टेट, तेलंगाना राज्य ने ऐसा भारत की पहली स्टेट रोबोटिक फ्रेमवर्क लॉन्च की है। अच्छा, तेलंगाना की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना, और 2014 में ये स्टेट बना था तेलंगाना, ठीक है जी। और इसकी अगर सीएम चीफ मिनिस्टर की अगर बात करें, कौन है यहाँ के चंद्रशेखर राव है। स्पेलिंग थोड़ा सा इग्नोर करना, अगर थोड़ी सी बहुत गलत हो बोल रहा हूं वो ध्यान रखना, ठीक है जी। गवर्नर की अगर बात करें तो वो है तमिलिसाई सौंदर रंजन जी, इसमें भी थोड़ा सा स्पेलिंग थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। तो सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव, और गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन जी, और कैपिटल क्या है? हैदराबाद, ठीक। भारत की पहली स्टेट रोबोटिक फ्रेमवर्क या पॉलिसी कह लो, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? किस स्टेट द्वारा? तेलंगाना द्वारा। आगे बढ़ते हैं, रिसेंटली हु वन द एक्स एन प्रोविंस चैलेंजर टाइटल, ठीक है। तो ये एक टेनिस इवेंट था, टूर्नामेंट था, किसने जीता है ये बताना है, ठीक है। तो ये ए फॉर एक्स और ए फॉर एंडी मूरे, ठीक है, इन्होंने जीता है ये टाइटल या टूर्नामेंट, और ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? यूके के खिलाड़ी हैं ये, राइट। तो ये जो टेनिस इवेंट है किसने जीता है? एंडी मूरे। ए फॉर एक्स एंड प्रोविंस, इसे याद रख सकते हो आप आराम से, और एंडी मूरे यूके के हैं ये। आगे बढ़ा जाए, Recently, which state government announced to launch global tourist hotspot named Ramaland? अभी किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वो एक ग्लोबल टूरिस्ट हॉटस्पॉट खोलेंगे जिसका नाम होगा रामालैंड, ठीक है। और ये किसकी तर्ज पे बनेगा? डिज्नीलैंड। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं डिज्नीलैंड, ठीक है, देखते आ रहे हैं टीवी पे, लेकिन वो जल्दी अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, उस तरह की जगह। तो यूपी गवर्नमेंट ने ये घोषणा की है, योगी आदित्यनाथ जी ने ये घोषणा की है कि हम रामालैंड बनाएंगे डिज्नीलैंड की तर्ज पे। और रामालैंड होगा कहां पर? तो लॉर्ड रामा किससे रिलेटेड है? अयोध्या से। तो यूपी के अयोध्या में ये रामालैंड बनेगा, जैसे कि डिज्नीलैंड की तरह, राइट, और एक ग्लोबल टूरिस्ट हॉटस्पॉट होगा, राइट। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी है, और यहां के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है, ठीक है जी। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट रिसेंटली, यहां पे एन होना चाहिए। रिसेंटली एन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम नेम्ड सक्षम वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? अभी एक इंफॉर्मेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है या इंफॉर्मेशन सिस्टम है, प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम रखा गया सक्षम,
बताना है ये किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये आप आसानी से बता लोगे अगर आप इसका फुल फॉर्म जान जाओगे। तो सक्षम का फुल फॉर्म है स्टिमुलेटिंग एडवांस्ड नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। तो ये किससे रिलेटेड है? हेल्थ से। तो ये किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया होगा? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक, ये जो मिनिस्ट्री है इसके मिनिस्टर कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर कौन है इसके? ये है मनसुख मांडविया जी। ठीक है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर किसके अंडर में है? मनसुख मांडविया जी के अंडर में है। ठीक, तो ये जो सक्षम नाम का ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम है या प्लेटफॉर्म है, ये किस मिनिस्ट्री द्वारा है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और इसका फुल फॉर्म भी है, पूछा जा सकता है कभी कभी कि एस स्टैंड फॉर व्हाट, या ऑप्शन में सक्षम डाल देंगे या कुछ और डाल देंगे तो पूछ लेंगे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का नाम क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो ये भी याद रखना है नाम। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली हु वन द फर्स्ट एडिशन ऑफ एसीसी मेंस प्रीमियर कप 2023? तो ये पहला संस्करण है इसलिए इंपॉर्टेंट है। और एसीसी क्या है? एशिया क्रिकेट काउंसिल है। ये एशिया क्रिकेट काउंसिल है। एशिया क्रिकेट काउंसिल ने अभी मेंस प्रीमियर कप कराया है, ये पहला संस्करण है इसका। और ये कहां पर हुआ ये बताना है पहले, तो यही पता होना चाहिए। तो ये यहां से दिख रहा है साफ में कि ये नेपाल में हुआ ये इवेंट। ठीक है, तो यहां लिख भी देते हैं नेपाल में हुआ ये इवेंट। और इसको जीता किसने है? तो जहां पे हुआ है वही टीम जीत भी गई है। तो नेपाल ही इस इवेंट का विजेता रहा है। ठीक, अंडर द कैप्टनशिप ऑफ, कौन है कैप्टन? रोहित पौडल जी हैं। ठीक, इसके नेपाल टीम के कैप्टन। और नेपाल ने जीत दर्ज की है अंडर द कैप्टनशिप ऑफ रोहित पौडल। अच्छा, रनर अप कौन रहा है? तो ये रहे हैं रनर अप। ठीक, यूएई। ठीक है, जीत तो नहीं पाए हैं लेकिन रनर अप रहे हैं। अच्छा, एसीसी की अगर बात करें, एशिया क्रिकेट काउंसिल की अगर बात करें, तो भैया इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? श्रीलंका में। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे भारत के जय शाह जी हैं। ठीक है जी, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? जय शाह। राइट, एसीसी एशिया क्रिकेट काउंसिल। राइटिंग थोड़ा सा इग्नोर करना है प्लीज है। तो ये इवेंट हुआ कहां पर है? नेपाल में। और विनर कौन रहा है? नेपाल। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2023 वाज हेल्ड इन। ये जो पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग है, क्लाइमेट को लेके एक वार्ता है पीटर्सबर्ग नाम की, 2023 की, या कहां पर आयोजित हुई है ये बताना है। ठीक, तो ये जो आयोजित हुई है ये हुई है बर्लिन में। राइट, और बर्लिन किसकी कैपिटल है? जर्मनी की। तो ये कहां पर आयोजित हुई है? जर्मनी में। आयोजित होने की बात कर रहे हैं तो जर्मनी में आयोजित हुई है, लेकिन अगर इसके होस्ट की बात करें तो ये यूएई प्लस जर्मनी ने मिलकर इसको होस्ट करा। राइट, ये याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन में हो सकता है कि यूएई और जर्मनी दोनों बोथ दे दें। ठीक है, तो आपको बोथ टिक करना है। अगर केवल यूएई हो तो यूएई, लेकिन अगर आयोजित कहां हुई है, प्लेस पूछी है, तो जर्मनी ही लगाना है। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग कहां होने वाली है या हुई है? जर्मनी में हुई है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली अ कैंपेन नेम्ड एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। अभी एक कैंपेन है जिसका नाम है एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान। ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया ये बताना है। ठीक है, तो ये लोगो, ये फ्लैग अगर आप जानते हो, ये है बीआरओ का फ्लैग। तो ये जो कैंपेन है एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान, ये लॉन्च किया गया है बीआरओ द्वारा। दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके एस्टैब्लिशमेंट की अगर बात करें तो ये 1960 में फॉर्म हुआ था। इसके हेड कौन है? डीजी कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर राजीव चौधरी जी हैं। कई बार हम ये पिछले वीडियोस में पढ़ भी चुके हैं और फिर से रिवीजन करते रहना चाहिए ताकि आराम से दिमाग में बना रहे, याद करने की अलग से जरूरत ना पड़े। ठीक है, ये सब चीजें बहुत नॉर्मली पूछी भी जाती हैं और ये सब पॉसिबल नहीं कि आप हर बार अलग से इनको याद करो, तो इसी तरह रिवाइज करते चलो। आगे बढ़ा जाए। तो ये कैंपेन है एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बीआरओ द्वारा।
रिसेंटली हु वन द स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 टाइटल? स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किसने जीता है, ये बताना है। तो ये है इनकी तस्वीर जो ये जीते हैं, और ये हैं लूका ब्रेसल, ठीक है। और ये कहां को बिलोंग करते हैं, किस कंट्री को? बी फॉर ब्रेसल एंड बी फॉर बेल्जियम, ठीक है। तो ये बेल्जियम को बिलोंग करते हैं। लूका ब्रेसल ने जीता है स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का टाइटल। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली हु वाज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ शताब्दी पुरुष मैन ऑफ सेंचुरी? तो ये जो टाइटल है शताब्दी पुरुष या मैन ऑफ सेंचुरी से किसको सम्मानित किया गया है, या किसको ये खिताब दिया गया है इस टाइटल का, ये बताना है। तो शताब्दी पुरुष का टाइटल ले चुके हैं पंडित रामकृष्ण जी, ठीक है। ये हैं शताब्दी पुरुष या फिर मैन ऑफ सेंचुरी, राइट। तो आंसर क्या है? पंडित रामकृष्ण जी। आगे बढ़ा जाए। शताब्दी पुरुष या फिर मैन ऑफ सेंचुरी, दोनों ही किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। आगे बढ़े। रिसेंटली इंडिया फर्स्ट अंडर सी टनल विल बी सून ऑपरेशनल इन? भारत का पहला अंडर सी टनल कहां पर चालू होने वाला है, ठीक है। भारत का पहला इसलिए इंपॉर्टेंट है, अंडर सी टनल है, ये ध्यान रखना है, मेट्रो नहीं है, ठीक है जी। तो भारत का पहला अंडर सी टनल जो है वो होने वाला है मुंबई में, ऑपरेशनल चालू होने वाला है, और मुंबई है तो महाराष्ट्र में ये चालू होगा पहला, ठीक। स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र, और सिटी की बात करें तो मुंबई। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली द अरेबियन ट्रैवल मार्केट 2023 इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन? अभी हाल ही में अरेबियन ट्रैवल मार्केट 2023 ये इवेंट है, और ये कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ है, ये कहां पर आयोजित हुआ है, ये बताना है। तो एटीएम, यहां से आप पिक्चर से आराम से याद कर सकते हो, एटीएम दुबई, ठीक है। और दुबई कहां पे भैया इनमें से? तो ये है यूएई में, ठीक है। दुबई सिटी है, और कंट्री कौन है इसका? यूएई, ठीक है जी। द अरेबियन ट्रैवल मार्केट 2023 इवेंट है कहां पर? यूएई में। सिटी पूछे तो दुबई, हालांकि पिक्चर में तो है लेकिन फिर भी। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन? तो ये तीसरा संस्करण है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, ये कहां पर आयोजित होगा, ये बताना है, ठीक है। तो जो तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है ये होने वाले हैं यू फॉर यूनिवर्सिटी एंड यू फॉर उत्तर प्रदेश, ठीक है जी। तो तीसरा संस्करण है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, कहां होने वाला है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तीसरा संस्करण है, तो पहला संस्करण कब हुआ था? 2020 में हुआ था, और ये पहला संस्करण हुआ कहां पर था? उड़ीसा में। और तीसरा कहां पर हो रहा है? यूपी में, ठीक है जी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। अच्छा, ये क्या पिक्चर देख रहे हो, ठीक है, ये पिक्चर देख रहे हो आप। तो ये पिक्चर जो है ये है शुभांकर इसका, राइट, मैस्कॉट जिसको बोलते हैं। तो जो थर्ड एडिशन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, इसका जो मैस्कॉट है या जो इसका शुभांकर है वो है, इसका नाम है जीतू, ठीक है। ऐसे ही याद रखना है, जीतू। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां पे आप पिक्चर से देख पा रहे हो, ये बारासिंघा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ठीक है जी। रिप्रेजेंटिंग, ये भी याद रखना है, रिप्रेजेंटिंग बारासिंघा, एक जानवर है जिसके 12 सींग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होगे ये इस तरह से। तो ये रिप्रेजेंट करता है जीतू नाम का जो शुभांकर है, ये किस रूप में है? बारासिंघा के रूप में है, और इसका नाम क्या रखा है? जीतू, ठीक है जी। यूपी में होगा थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली अ चैटबॉट नेम्ड गीगा चैट वाज लॉन्च्ड बाय? जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि फेब में भी और जनवरी में भी हमने पढ़ा था कि काफी सारे चैटबॉट लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है, कंपनीज लॉन्च कर रही है। तो चैटबॉट क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐप बना देना कि आप कुछ भी उसमें टेक्स्ट करके आप उससे कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी करोगे, क्वेश्चन पूछोगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक ह्यूमन लाइक आपको आंसर करेगा, ठीक है। तो उसको कहते हैं चैटबॉट, ठीक। तो गीगा चैट नाम का ये चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं। अगर ओपन एआई की बात करें तो ये है चैट जीपीटी, इनका चैटबॉट तो चैट जीपीटी है। अगर गूगल की बात करें तो ये इनका है बार्ड नाम से, ठीक। तो बचता कौन है? बरबैंक और माइक्रोसॉफ्ट। तो गीगा चैट लॉन्च किया गया है बरबैंक द्वारा, ठीक है।
और ये बर्बैंक कंपनी कहाँ की है? रशिया की है। ठीक है जी। तो ये जो गीगा चैट नाम का चैटबॉट है, बर्बैंक द्वारा कहाँ की कंपनी है? रशिया की। ओपन एआई द्वारा चैट जीपीटी लॉन्च किया गया था। गूगल द्वारा बार्ड नाम का चैटबॉट लॉन्च किया जा चुका है ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस नेम्ड मशीन कैन सी 2023 समिट वाज हेल्ड। अभी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम था मशीन कैन सी 2023। ठीक है, ये सम्मेलन का नाम था, इस समिट का नाम था, और ये बताना है कहां पर आयोजित हुई है ये समिट। तो ये हुई है मशीन कैन सी नाम की जो समिट है, ये आयोजित हुई है यूएई में। ठीक है जी। ठीक। अच्छा, यूएई की कैपिटल क्या है वैसे? तो यूएई की कैपिटल है आबू धाबी। ठीक, कैपिटल। तो मशीन कैन सी 2023 समिट जो हुई है कहां पर हुई? यूएई में हुई है। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च्ड इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि स्कीम। तो अभी हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च की है इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि स्कीम? ये एक फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है, आर्थिक मदद की स्कीम है। किसके लिए? विमेन के लिए, और वो भी विमेन कहां की? स्पीति डिस्ट्रिक्ट की। अब आंसर पता चल गया होगा। स्पीति डिस्ट्रिक्ट कहां पे है? तो स्पीति डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश जो राज्य है उसके द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि स्कीम। अच्छा, इस स्कीम में है क्या? तो 1500 रुपए की पर मंथ आर्थिक मदद दी जाएगी विमेन को। कहां की? स्पीति डिस्ट्रिक्ट की। राइट। तो ये है स्कीम। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां के सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। ठीक है जी। ये हैं यहाँ के सीएम। यहाँ की कैपिटल की अगर बात करें तो यहाँ की समर्स की जो कैपिटल है वो है शिमला। ये भी याद रखना जरूरी है। और विंटर्स की अगर बात करें तो वो है धर्मशाला। ये भी याद रखना जरूरी है। ठीक। तो ये दो कैपिटल्स हैं, समर की क्या है? शिमला है, और विंटर्स की क्या है? धर्मशाला। ठीक। आगे बढ़ा जाए। तो इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि स्कीम जो है कहां की है? हिमाचल प्रदेश की। ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली अ कंप्यूटेशनल टूल नेम्ड जीबीएम ड्राइवर वाज डेवलप्ड बाय डैश टू डिटेक्ट ब्रेन ट्यूमर। तो एक कंप्यूटेशनल टूल है जिसका नाम है जीबीएम ड्राइवर। बताना है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया। राइट। जीबीएम ड्राइवर की बात करें तो जीबीएम का फुल फॉर्म है ग्लायोब्लास्टोमा म्यूटीफॉर्म ड्राइवर्स। राइट। और ये मदद करेगा ब्रेन ट्यूमर्स को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने में। राइट। तो जो कंप्यूटेशनल टूल है जीबीएम ड्राइवर नाम का, ये बनाया गया है आईआईटी मद्रास द्वारा। ठीक है जी। आईआईटी मद्रास इसको डेवलप कर रहा है, ये कर चुका है जीबीएम ड्राइवर टूल। राइट। हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट 14th ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के 14वें अध्यक्ष कौन बनने वाले हैं ये बताना है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो 13th प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड मालपास। राइट। ये हट जाएंगे और बन जाएंगे 14वें अध्यक्ष अजय बंगा जी। राइट। ये है इनका फोटो, ये है अजय बंगा। ही विल बी द 14th प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। राइट। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की बात करें तो अंशुला कांत हैं एमडी वर्ल्ड बैंक की। राइट। इंदरमीत गिल हैं चीफ इकोनॉमिस्ट। ये हैं चीफ इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक के। ठीक है जी। तो वर्ल्ड बैंक के 14वें अध्यक्ष कौन बनने वाले हैं? अजय बंगा। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट ग्लोबल चेस लीग 2023। तो कौन सा देश मेजबानी करने वाला है पहली ग्लोबल चेस लीग? अभी तक हम क्रिकेट लीग्स देख रहे थे, इंडियन प्रीमियर लीग जो क्रिकेट लीग होती थी, अब इसी की तर्ज पे चेस लीग्स भी, अब पहली ये चेस लीग होने वाली है 2023 में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट ग्लोबल चेस लीग होगी। तो ये जो GCL 2023 है ये कहां पर होने वाली? कौन सा कंट्री इसकी मेजबानी करेगा? यूएई। और यूएई में भी कहां पर? दुबई में। राइट। ये याद रखना है। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, इसको जो ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है?
फाइट जो कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है और टेक महिंद्रा मिलके दोनों करवा रहे हैं। अगर फाइट की बात करें, जो कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1924 में। हेडक्वार्टर कहां है? लाउसेन, स्विट्जरलैंड में, राइट। लाउसेन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, इसके प्रेसिडेंट की बात करें अगर तो कौन है? हेड कौन है इसके? आर्कादी वोरकोविच है। आर्कादी वोरकोविच इज द हेड ऑफ, या अध्यक्ष कौन है फाइट के? आर्कादी वोरकोविच। अच्छा, अगर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिप्टी प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष कौन है? तो ये है विशी जी, विश्वनाथन आनंद जी हैं, राइट। थोड़ा सा राइटिंग इग्नोर करना, मैं बोल रहा हूं, सुन रहा हूं, ठीक। तो फाइट के इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 1924 में, हेडक्वार्टर लाउसेन स्विट्जरलैंड में है, प्रेसिडेंट आर्कादी वोरकोविच हैं, डिप्टी प्रेसिडेंट कौन है? विश्वनाथन आनंद, हमारे भारत के, राइट। और जो पहली ग्लोबल चेस लीग है वो कहां होने वाली है? यूएई, दुबई, राइट। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द 14th डायमंड लीग 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। तो ये जो 14वीं डायमंड लीग है, जो कि एक ट्रैक जो है इवेंट है, राइट। तो ये कहां पर हुआ है ऑर्गेनाइज, ये बताना है। तो ये जो 14वां डायमंड लीग 2023 है, ये ऑर्गेनाइज हुआ है कतर में। और खास बात ये है कि इस इवेंट में नीरज चोपड़ा जी, जो कि टोक्यो गोल्ड मेडलिस्ट हैं हमारे भारत के, इन्होंने गोल्ड जीता है। और इनका जो थ्रो रहा था वो रहा था 88.67 मीटर्स का। इस इवेंट में 88.67 मीटर्स का जो है थ्रो करके इन्होंने गोल्ड जीता है इस इवेंट में। 14th डायमंड लीग 2023 कहां पर हुई है? कतर में, राइट। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली अ लैंड पोर्ट नेम्ड दाउकी वाज इनॉग्रेटेड इन। अभी एक लैंड पोर्ट है जिसका नाम है दाउकी, ये कहां पर इसका उद्घाटन हुआ है ये बताना है। तो ये जो दाउकी नाम का लैंड पोर्ट है, इसका उद्घाटन हुआ है मेघालय में। मेघालय की कैपिटल क्या है भाई? शिलोंग। शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। अच्छा, यहाँ के सीएम कौन है? तो वो है कोनराड संगम, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ के गवर्नर कौन है? तो वो है फागू चौहान जी, ठीक है जी। मेघालय के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। सीएम कौन है? कोनराड संगम। कैपिटल क्या है? शिलोंग। और ये दाउकी नाम का जो लैंड पोर्ट है मेघालय में खुला है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु वन द मैड्रिड ओपन 2023 टाइटल। तो जो मैड्रिड ओपन 2023 टाइटल है, टेनिस इवेंट है, बताना है कौन जीता है। तो ये जो मैड्रिड ओपन 2023 है टाइटल, ये जीते हैं कार्लोस अल्कराज। ये स्पेन को बिलोंग करते हैं, स्पेन के खिलाड़ी है। कार्लोस अल्कराज जीते हैं मैड्रिड ओपन 2023 का टाइटल। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली हु वन द मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023। तो ये जो मियामी ग्रैंड प्रिक्स है 2023, ये कौन जीता है ये बता रहा है। तो एम फॉर मियामी और एम फॉर मैक्स वर्स्टैपन, रेडबुल की तरफ से। कई बार हम ये इनके बारे में पढ़ चुके हैं। रेडबुल की तरफ से खेलते हैं, ये रेस करते हैं। मैक्स वर्स्टैपन बेल्जियम के हैं और मियामी ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2023 का इन्होंने जीत लिया रेस, ठीक। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली पीएम मोदी वाज चीफ गेस्ट ऑन बेस्टाइल डे परेड हेल्ड इन। अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को चीफ गेस्ट की तरह बुलाया गया बेस्टाइल डे परेड पर। यह बताना है कि बेस्टाइल डे परेड कहां पर आयोजित हुई थी, राइट। तो ये बेस्टाइल डे परेड आयोजित हुई है फ्रांस में। और फ्रांस की कैपिटल कौन सी है? पेरिस, राइट। पेरिस में ये बेस्टाइल डे परेड हुई थी, जहां पर मोदी जी को एज चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था। फ्रांस की अगर बात करें तो यहां के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रन। इमैनुअल मैक्रन है प्रेसिडेंट। पीएम की बात करें तो एलिजाबेथ बॉर्न। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूं, आप लिख सकते हो या अपने हिसाब से, राइटिंग थोड़ा इग्नोर करना। प्रेसिडेंट और पीएम में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इमैनुअल मैक्रन है प्रेसिडेंट और पीएम कौन है? एलिजाबेथ बॉर्न, राइट, फ्रांस। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली 42nd एशियन समिट 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। तो ये हमने लास्ट वीडियो में भी कवर करा था, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें डाल दिया क्वेश्चन, मुझे से गलती हो गई लग रहा।
तो ये 42nd एडिशन जो है एशियन समिट का, ये कहां पर हुआ है ऑर्गेनाइज, ये बताना है। तो ये इंडोनेशिया में हुआ था, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था। तो जो ये याद रखना, लेकिन ये 42वां संस्करण है 2023 का एशियन समिट का, राइट, इंडोनेशिया में हुआ है। आगे बढ़ा जाए। सो इट वाज 49th क्वेश्चन। आगे आने वाला क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन होगा, और ये रहा लास्ट क्वेश्चन आज का। रिसेंटली एन ऑनलाइन प्रोग्राम नेम्ड स्टार्ट प्रोग्राम। तो एक ऑनलाइन प्रोग्राम है जिसका नाम है स्टार्ट, ये बताना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये स्टार्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये स्टार्ट प्रोग्राम है स्पेस से रिलेटेड, तो ये किया गया है इसरो द्वारा लॉन्च। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, ये है स्टार्ट का फुल फॉर्म, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, राइट। अगर इसरो की बात करें, भारतीय स्पेस एजेंसी हमारी, ठीक, तो इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1969 में। हेड कौन है इसके, डीजी कौन है? एस सोमनाथ जी हैं, राइट। राइटिंग इग्नोर करना, बोल रहा हूं सुनना, बोल रहा हूं सुन लेना। अच्छा, हेडक्वार्टर कहां पे इसका, इसरो का? तो ये है बेंगलुरु में, ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं, पार्ट 1 कंप्लीट होता है इसी के साथ। आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और यूजफुल लगा होगा, तो प्लीज इसको आप रिवाइज करते रहिए, ठीक। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी से, पार्ट 2 में बाकी क्वेश्चंस कवर करते हैं इस मंथ के, ठीक। तब तक के लिए तैयारी रखिए जबरदस्त, टेक केयर।